हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर सेकंड की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, सिद्धांत, अवधारणाएं और वाद विवाद, यानी कि इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स यानी कि डीएससी 6 का सब्जेक्ट है। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर की इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस सब्जेक्ट की यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 5 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम हमारा चैप्टर नंबर 5 नारीवाद को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप सोचो, एक मीटिंग चल रही है दुनिया के सबसे बड़े देशों की, तो सब लोग बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, युद्ध होगा या शांति, लेकिन उस मीटिंग में महिलाओं की आवाज ही नहीं है। तो अजीब लग रहा है ना, लेकिन सच यही है, लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं को इग्नोर किया गया। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे जो नारीवाद है, जो फेमिनिज्म है, वो कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस को बदल देता है, और क्यों ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुद्दा है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में आप सबसे पहले समझिएगा कि जो हमारा फेमिनिज्म है, यानी कि जो हमारा नारीवाद है, वो आखिर है क्या। तो नारीवाद एक सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा है जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। यानी कि नारीवाद का मतलब है महिलाओं को बराबरी का हक दिलाना। लेकिन जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस है, आईआर है, उसमें इसका मतलब और ज्यादा बड़ा है, यानी कि दुनिया की जो राजनीति है उसमें महिलाओं की रोल को समझाना। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में नारीवाद यह समझाने का प्रयास करता है कि वैश्विक राजनीति में महिलाओं की भूमिका क्या है और महिलाओं को क्यों कम महत्व दिया जाता है। तो आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा कि जैसे घर में डिसीजन कौन लेता है, पापा कहते हैं कि मैं घर का हेड हूं, लेकिन मम्मी एक नजर डाल दे तो डिसीजन चेंज हो जाएगी। बस इसी तरह दुनिया की राजनीति में भी हिडन रोल होता है। तो बस इसी तरह दुनिया की राजनीति में भी हिडन रोल होता है जिसे पहले इग्नोर किया गया था। तो पारंपरिक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है और जो सिद्धांत है, जैसे कि आपका हो गया यथार्थवाद, उदारवाद, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ये अक्सर हमारे पुरुष प्रधान दृष्टिकोण पर ही आधारित है। यानी कि इनमें कोई भी नारीवाद के बारे में बात नहीं की गई है। तो जो नारीवादी लोग हैं वे कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं के अनुभव और दृष्टिकोण को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां पर जो महिला है वे अपना अच्छा विचार दे सकती है पुरुषों की अपेक्षा। तो इसीलिए जो नारीवाद है वो कहता है कि हमारा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें भी महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए। तो नारीवाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मौजूद लैंगिक असमानता को उजागर करता है। तो जैसे कि हमारे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं को हिडन रखा गया है, इसी तरीके से जो नारीवाद है वो कहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो लैंगिक असमानता है उसको उजागर करके उसको समाप्त किया जाए। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नारीवाद की लहरें और अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में। तो स्टूडेंट, जो नारीवाद है वो कोई एक दिन में नहीं आया, ये हमारा 3 लहरों में डेवलप हुआ। यानी कि नारीवाद आंदोलनों को सामान्यतः 3 मुख्य लहरों में विभाजित किया जाता है। तो चलिए इन तीनों लहरों को देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी लहर आती है वो हमारी आती है फर्स्ट वेव, यानी कि पहली लहर। तो ये हमारी एक तरीके से आप इसको वोट वाली लड़ाई भी कह सकते हो।
तो ये जो हमारा आंदोलन था ये 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू हुआ। तो स्टूडेंट जो हमारा 19वीं और 20वीं शताब्दी के समय का काल था, उस समय जो नारी थी, जो एक तरीके से महिलाएं थी, उनको वोट का अधिकार नहीं था। तो पहली वेव में महिलाओं ने कहा कि हमें वोट देने का हक चाहिए और इसका टाइम पीरियड था 19वीं से 20वीं सदी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक और कानूनी अधिकार दिलाना था। तो जैसे क्लास में टीचर पूछे कि कौन मॉनिटर बनेगा और गर्ल्स को बोलने ही ना दिया जाए, तो गर्ल्स क्या करेगी? वे प्रोटेस्ट करेगी, वे आंदोलन करेगी। इसी तरीके से जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था तो उन्होंने भी एक तरीके से संघर्ष किया। तो इस दौर में महिलाओं ने मताधिकार के लिए संघर्ष किया और फिर उनको एंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। तो प्रमुख लहर की, फर्स्ट लहर की जो हमारी फर्स्ट वेव थी, वो हमारी वोट की लड़ाई इसलिए कही जाती है क्योंकि इसकी प्रमुख उपलब्धि थी कि कई देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया था। तो यही थी हमारी प्रथम लहर जिसमें वोट का अधिकार मिला। फिर हमारी आई दूसरी लहर। दूसरी लहर में क्या हुआ? दूसरी लहर को हम इक्वालिटी एवरीवेयर भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारा आंदोलन था स्टूडेंट, ये हमारा 1960 और 1970 के दशक में हुआ था। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक अधिकार ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त करना था। तो अब महिलाओं ने कहा कि सिर्फ वोट ही नहीं, लाइफ के हर एरिया में बराबरी चाहिए। तो मुख्य मुद्दे कौन कौन से थे? जैसे कि आप बात करें शिक्षा में समानता, रोजगार के अवसर यानी कि जॉब, एजुकेशन और डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव, तो ये सभी कुछ मुख्य मुद्दे थे। तो महिला ने इसके लिए भी प्रोटेस्ट किया कि उनको समानता दी जाए। तो आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, घर में भाई बोले तू किचन में जा और बहन बोले कि तू जा मैं आईएएस बनूंगी। तो इसी तरीके से जो हमारी दूसरी लहर है वो भी कंप्लीट होती है जिसमें महिलाओं ने शिक्षा, रोजगार और घरेलू हिंसा को लेकर प्रोटेस्ट किया। उसके बाद हमारी आती है तीसरी लहर जो कि हमारा 1990 के दशक में शुरू होती है और इस तीसरी लहर की जो कहानी है वो सबसे अलग हो गई थी। तो अब समझ आ गया कि हर महिला की जो प्रॉब्लम है वो सेम नहीं होती। तो इस लहर ने बताया कि महिलाओं के अनुभव एक जैसे नहीं होते, इसमें जाति, वर्ग, संस्कृति और पहचान जैसे मुद्दों को शामिल किया गया। यानी कि इसमें कास्ट, क्लास, कल्चर इन सभी को जोड़ा गया। तो जैसे सिटी की गर्ल बोले करियर और विलेज की गर्ल बोले स्कूल जाने दो, तो दोनों फेमिनिज्म है बट इनकी जो सिचुएशन है वो अलग अलग है। तो इसी तरीके से जो हमारा फेमिनिज्म है वो तीन लहरों में आया, जो कि तीनों की तीनों लहर मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लिंग और अंतरराष्ट्रीय संबंध के प्रारंभिक नारीवादी विद्वान के बारे में। तो स्टूडेंट अब मिलते हैं हम कुछ फेमिनिस्ट सुपर हीरोज से, जिसमें हमारा जो सबसे पहला जो योगदान रहता है वो रहता है हमारा सिंथिया एनलो का। तो सिंथिया एनलो कौन थे? सबसे पहले आप उनको देख लीजिएगा। तो ये है हमारे सिंथिया एनलो। इन्होंने बताया कि वैश्विक राजनीति में महिलाओं की भूमिका को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। तो सबसे पहले जो वैश्विक राजनीति में महिलाओं का मुद्दा था वो हमारे सिंथिया एनलो जी ने उठाया था। उन्होंने कहा कि महिलाओं को ग्लोबल पॉलिटिक्स में इग्नोर कर दिया जाता है। उसके बाद सेकंड हमारे आए जे एन टिकनर। तो जे एन टिकनर ने क्या किया? उन्होंने यथार्थवाद के सिद्धांत की आलोचना करी। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं के दृष्टिकोण को भी शामिल करना चाहिए। यानी कि जो टिकनर के विचार थे वे सिंथिया से थोड़े मिलते जुलते थे, लेकिन उन्होंने यथार्थवाद के सिद्धांतों की आलोचना भी करी। तो उन्होंने रियलिज्म थ्योरी की क्लास लगा दी, कहा कि भाई महिलाओं की भी बात सुन लो। तो यही थे जे एन टिकनर। उसके बाद थर्ड आते हैं क्रिस्टिन सिल्वेस्टर। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नारीवादी अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन को और विकसित किया। यानी कि उन्होंने फेमिनिज्म को आईआर में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। आप एक तरीके से इस तरीके से कह सकते हो, सिंथिया ने उसकी शुरुआत करी, जे एन टिकनर ने उसे मजबूत बनाया और क्रिस्टिन सिल्वेस्टर ने उसको प्रो लेवल पर पहुंचा दिया। तो जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट में गर्ल्स सारा काम करे और बॉयज सिर्फ नाम लिखवा ले, इसी तरीके से फेमिनिस्ट स्कॉलर्स बोलते कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब नारी को भी उसके अधिकार, उसको समानता मिलेगी। तो यही था हमारा कुछ प्रमुख नारीवादी विद्वान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है चिंतनशीलतावाद के अंतर्गत नारीवादी विश्लेषण का पता।
तो स्टूडेंट जो नारीवादी दृष्टिकोण है उसको हम चिंतनशीलतावाद का हिस्सा मानते हैं। तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि चिंतनशीलता कहते किसे आते हैं। तो अब आता है थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको हम आसान भाषा में आपको समझा देंगे। तो सबसे पहले आता है कि चिंतनशीलता का आखिर अर्थ क्या है। तो यह दृष्टिकोण पारंपरिक विद्वानों की आलोचना करता है, यानी कि ये जो अप्रोच है ये सवाल पूछती है कि पावर किसके पास है और किसकी आवाज दबाई जा रही है। यानी कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को महत्व देता है और पूछता है कि शक्ति किसके पास है, कौन निर्णय लेता है, किन लोगों की आवाज को अनदेखा किया जाता है। यानी कि आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिएगा, जैसे टीचर क्लास में सिर्फ टॉपर से ही सवाल पूछे, बाकी स्टूडेंट को इनविजिबल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो फेमिनिज्म है, जो चिंतनशीलतावाद है, वो कहता है कि सबको बोलने दो, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो चाहे टॉपर स्टूडेंट हो। तो यही था हमारा चिंतनशीलता का अर्थ। अब इसमें अगर हम नारीवादी दृष्टिकोण की बात करें तो नारीवादी विद्वान यह अध्ययन करते हैं कि वैश्विक राजनीति में महिलाओं की भूमिका क्या है, महिलाएं युद्ध और शांति को कैसे प्रभावित करती है। यानी कि जहां पर महिलाओं को इग्नोर किया गया था, वहीं पर जो नारीवाद है वो महिलाओं के बारे में बात करता है। तो यही था हमारा चिंतनशीलतावाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतरराष्ट्रीय संबंध में नारीवाद के प्रकार को लेकर। तो अब हम टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म की बात कर लेते हैं। तो अब फेमिनिज्म भी नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह है, इसके भी कई प्रकार के टाइप्स है। तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है उदारवादी नारीवाद, यानी कि लिबरल फेमिनिज्म। तो यह समान अधिकार और अवसरों पर जोर देता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में समान अवसर दिलाना है। यानी कि ये इक्वल राइट्स की बात करता है, यानी कि महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर दिया जाए, ये हमारे उदारवादी नारीवाद कहते हैं। तो उदारवादी नारीवाद कहते हैं कि बस इतना चाहिए कि लड़का और लड़की दोनों के लिए सेम रूल होने चाहिए। सेकंड जो हमारे आते हैं वे हमारे आते हैं मार्क्सवादी नारीवाद। सेकंड आते हैं हमारे मार्क्सवादी नारीवाद। तो ये कहते हैं कि यह मानता है कि महिलाओं का शोषण पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़ा है, आर्थिक असमानता महिलाओं की स्थिति को कमजोर बनाती है। यानी कि जो हमारे मार्क्सवादी है वे कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो पैसा है। पैसा क्यों है? क्योंकि लड़कियां जो होती है, जो महिला होती है, वे जॉब नहीं करती, उनके पास पैसा नहीं होता, तो इसलिए उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती। यानी कि अगर हम उनको जॉब दिला दे, उनके पास भी पैसा होगा तो उनकी भी रिस्पेक्ट होगी, उनको भी समानता मिलेगी। थर्ड हमारा आता है कट्टरपंथी नारीवाद। तो कट्टरपंथी नारीवाद क्या कहता है? यह मानता है कि समाज पुरुष प्रधान है, इस व्यवस्था में पुरुषों के पास अधिक शक्ति होती है। तो एक तरीके से आप कट्टरपंथी को इस तरीके से कह सकते हैं कि जो सिस्टम है, ये सिस्टम ही पूरा मेल डोमिनेटेड है, यानी कि गेम ऐसा बनाया गया है जिसमें गर्ल्स हमेशा लॉस ही करे। तो इसी तरीके से कट्टरपंथी नारीवाद कहता है। फोर्थ जो नारीवाद आता है वो आता है उत्तर आधुनिक नारीवाद। तो अब हम बात कर लेते हैं उत्तर आधुनिक नारीवाद के बारे में। तो यह दृष्टिकोण पहचान, संस्कृति और भाषा के प्रभाव का अध्ययन करता है। यह बताता है कि महिलाओं के अनुभव अलग अलग क्यों होते हैं, यानी कि हर महिला की स्टोरी अलग होती है, हर महिला की सिचुएशन अलग होती है। ये हमारा उत्तर आधुनिक नारीवाद कहता है। तो यही थे हमारे कुछ नारीवाद के प्रकार जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा विषय वस्तु को लेकर आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा फेमिनिज्म है इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं। तो नारीवाद में हम कई विषयों का अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो विषय है वो है युद्ध और महिलाओं की स्थिति। यानी कि जो युद्ध है उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है और जो शांति है उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है। यानी कि दोनों ही सिचुएशन में महिलाओं की क्या स्थिति और क्या भूमिका रहती है, क्या उनका महत्व है, ये हमारा फेमिनिज्म में हम समझते हैं। सेकंड थर्ड आता है वैश्विक राजनीति में लैंगिक असमानता, यानी कि जो जेंडर इक्वालिटी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं फेमिनिज्म में। फोर्थ आता है अंतरराष्ट्रीय संगठनों में महिलाओं की भागीदारी, यानी कि जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हो गया, WTO हो गया, IMF हो गया, तो इन सब में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है उसकी बात करता है हमारा फेमिनिज्म। फिफ्थ आता है मानव सुरक्षा, यानी कि ह्यूमन सिक्योरिटी, यानी कि एक तरीके से जो महिला होती है उनको समान अधिकार न देकर तो उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। तो इसी तरीके से अगर उनको भी समान अधिकार दिए जाएंगे, समान अवसर दिए जाएंगे, तो जो मानव सुरक्षा है वो भी सुरक्षित होगी। तो आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा वार हो तो न्यूज में सोल्जर्स दिखते हैं, लेकिन महिलाओं की जो सफरिंग है वो हिडन रहती है। यानी कि युद्ध में भी और शांति में भी कहीं ना कहीं महिलाओं का भी कुछ महत्वपूर्ण रोल होता है।
तो यही था हमारा विषय वस्तु। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आलोचनाएं को लेकर आता है। तो अब हम कुछ आलोचनाएं के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, अब हर थ्योरी की इसकी तरह भी आलोचना हुई, तो जिसमें कुछ प्रमुख आलोचना ये आती है कि यहाँ पर कुछ विद्वान है वे कहते हैं कि यह सिद्धांत केवल महिलाओं के मुद्दों पर केंद्रित है, यानी कि ये सिर्फ महिलाओं पर फोकस करता है। बाकी जो टॉपिक्स है जैसे कि हमारे अन्य महत्वपूर्ण पहलू हो गए या कोई पुरुषों से रिलेटेड कोई टॉपिक हो गया, उन सभी को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कम महत्व दिया जाता है, यानी कि बाकी टॉपिक्स को इग्नोर कर दिया जाता है। तो कई बार जो नारीवाद सिद्धांत है वो अत्यधिक सैद्धांतिक माना जाता है, यानी कि वो काफी थ्योरेटिकल माना जाता है। लेकिन अगर हम देखें जो नारीवाद है उसने अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है। जैसे कोई बोले कि तू सिर्फ रील्स देखता है, पढ़ाई नहीं करता, लेकिन फिर भी तो अच्छे तरीके से पड़ता है, इसी तरीके के आलोचना हमारी नारीवाद की गई है। तो यही थी हमारी आलोचनाएं। आलोचना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है एक छोटा सा निष्कर्ष। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो नारीवाद है, जो फेमिनिज्म है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस को बदल देता है, यानी कि ये अंतरराष्ट्रीय संबंध का एक महत्वपूर्ण आधुनिक दृष्टिकोण है। तो ये हमारी वैश्विक राजनीति में महिलाओं की भूमिका और लैंगिक असमानता को उजागर करता है, और इसने सिखाया कि महिलाओं की आवाज भी इंपॉर्टेंट है और जेंडर इक्वालिटी भी जरूरी है। तो नारीवादी दृष्टिकोण ने अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन को और ही ज्यादा व्यापक बनाया और ज्यादा समावेशी बनाया। तो आज के समय में शांति निर्माण और वैश्विक विकास में जो महिलाओं की भूमिका है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट ग्लोबल पॉलिटिक्स को इंक्लूसिव बनाने के लिए हमारी जो नारीवाद की अवधारणा है उसको लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब तक आधी आबादी की आवाज नहीं सुनी जाएगी तब तक दुनिया का जो फैसला है वो भी अधूरा ही रहेगा। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर 2 का ही आता है, जो कि हमारा रहने वाला है यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 6। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जो कि हमारा रहने वाला है रचनावाद को लेकर। तो स्टूडेंट सोचो, तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो और हर जगह सिर्फ यूरोप और अमेरिका की ही कहानी हो, इंडिया, एशिया, अफ्रीका का नाम तक ही नहीं, तो कैसा लगेगा। तो बस यही प्रॉब्लम हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में भी थी। तो इसी प्रॉब्लम को आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि क्यों सिर्फ पश्चिम तक हमारा आईआर सीमित था और कैसे अब पूरी दुनिया की आवाज शामिल की जा रही है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत हम एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारा संरचनावाद या रचनावाद है आखिर वो है क्या। तो स्टूडेंट, अंतरराष्ट्रीय संबंध का अध्ययन लंबे समय तक मुख्य रूप से पश्चिमी देशों के दृष्टिकोण से किया गया था, यानी कि पहले जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे उसका जो स्टडी था वो मेनली वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से होता था। मतलब क्या था, मतलब यूरोप और अमेरिका ही मेन कैरेक्टर थे, बाकी जो दुनिया थी वो साइड रोल थे। तो अधिकांश सिद्धांत जैसे कि आप यथार्थवाद की बात करें, उदारवाद की बात करें, तो ये सब हमारे पश्चिमी विद्वानों के द्वारा ही विकसित हुए थे। इसलिए जो हमारा ये अंतरराष्ट्रीय संबंध था इसको यूरो केंद्रिक माना गया। तो यूरो केंद्रिक क्या होता है या यूरो केंद्रिकता क्या होता है आप उसको समझिएगा। तो यूरो केंद्रिकता का अर्थ है यूरोप और पश्चिमी देशों को दुनिया की राजनीति और इतिहास का केंद्र मानना, यानी कि यूरोप और जो पश्चिम देश है उनको ही दुनिया का केंद्र और इतिहास का केंद्र मानना। आप समझिएगा जैसे बॉलीवुड मूवी में हीरो सिर्फ एक ही हो और बाकी सब बैकग्राउंड डांसर होते हैं, वैसे ही आईआर में भी वेस्ट ही हीरो था और जो बाकी कंट्रीज थी उनको इग्नोर कर दिया जाता था। तो इसी को ही कहते हैं हम यूरोसेंट्रिज्म, यानी कि यूरो केंद्रित दृष्टिकोण, यानी कि दुनिया को यूरोप के नजरिए से देखना। तो अब प्रॉब्लम क्या थी स्टूडेंट, तो आधुनिक समय में कई विद्वान इस दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों के अनुभव को भी अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में शामिल किया जाना चाहिए। तो अब प्रॉब्लम यह थी कि एशिया अफ्रीका के जो आइडियाज थे उनको इग्नोर कर दिया जाता था, लोकल कल्चर्स को इग्नोर कर दिया जाता था और हिस्ट्री का हाफ ट्रूथ ही दिखाया गया था। तो जैसे टीचर सिर्फ टॉपर की आंसर शीट दिखाए, बाकी स्टूडेंट को इग्नोर कर दे, तो क्या पूरी क्लास की रियलिटी पता चलेगी? जी नहीं। इसी तरीके से हमारा यूरो केंद्रिकता था, जो कि सिर्फ यूरोप और पश्चिमी देशों के बारे में हमें बताता था, जो हमारे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश थे उनको इग्नोर कर देता था।
तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है यूरोप केंद्रिकता और उसके आलोचक को लेकर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूरोप केंद्रिकता आखिर है क्या। तो यूरोप केंद्रिकता, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यूरोप केंद्रिकता एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें यूरोप को विश्व इतिहास और राजनीति का मुख्य केंद्र माना जाता है। यानी कि यहाँ पर जो दुनिया है उसको यूरोप के नजरिए से ही देखा जाता है और इसमें माना जाता है कि आधुनिक राज्य व्यवस्था, लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं यूरोप से ही विकसित हुई है। यानी कि सारा जो क्रेडिट है वो यूरोप को दिया जाता है, अन्य जो कंट्रीज है उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो चलिए अब हम कुछ यूरो केंद्रित दृष्टिकोण की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो सबसे पहली विशेषता तो इसकी यही रहने वाली है कि ये इसमें जो हमारा यूरो केंद्रित दृष्टिकोण है ये यूरोप को आधुनिक सभ्यता का केंद्र मानता है। यानी कि यहाँ पर जो यूरोप है उसको सेंटर ऑफ वर्ल्ड माना जाता है। बाकी देशों का जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, उसको बहुत ही कम महत्व या बहुत ही कम दिखाया गया है। थर्ड आता है वैश्विक राजनीति को यूरोपीय अनुभव के आधार पर समझा जाता है। यानी कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको सिर्फ वेस्टर्न एक्सपीरियंस से ही समझाया गया है, अन्य जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश है उनको इग्नोर कर दिया गया है। जैसे कि आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा, जैसे कोई बोले मैगी मैंने बनाई है, दुनिया में और कोई खाना नहीं है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं जिसने इनका इन्वेस्ट किया, जिसने इनको बनाया, उनको ही सिर्फ अधिकार है दुनिया में दिखाने का, बाकी जो लोग हैं उनका दुनिया में दिखाने का अधिकार नहीं है। तो यूरो केंद्रित की कुछ आलोचना भी है। कुछ आलोचना जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली आलोचना तो यही रहेगी कि जो हमारा यूरो केंद्रिकता है वो यूरोप पर ही आधारित है। लेकिन यहाँ पर जो आलोचक है वे कहते हैं कि जो विश्व इतिहास है वो केवल यूरोप से नहीं बना, बल्कि इसमें एशिया और अफ्रीका की सभ्यताओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि दुनिया सिर्फ यूरोप से नहीं बनी, एशिया अफ्रीका का भी बड़ा रोल है। और जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस है वो सिर्फ एक तरीके से यूरोप पर आधारित नहीं, बल्कि अधिक वैश्विक और समावेशी होना चाहिए, यानी कि वो ग्लोबल होना चाहिए। आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा, अगर क्रिकेट में सिर्फ इंडिया की टीम दिखाओ और बाकी टीम्स को इग्नोर कर दो तो क्या वर्ल्ड कप समझ आएगा? जी बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए जो विद्वान है उन्होंने कहा कि आईआर को इंक्लूसिव बनाओ, उसमें कंप्लीट ग्लोबल को जोड़ा जाए। तो यही था हमारा यूरो केंद्रिकता, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पश्चिम के परे अंतरराष्ट्रीय संबंध का सैद्धांतिकरण। तो अब हम बात कर लेते हैं पश्चिम के परे आईआर आखिर है क्या। तो कई विद्वानों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को केवल पश्चिमी दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता। यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसको सिर्फ वेस्ट से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एक्सपीरियंस से समझना चाहिए। यानी कि जो गैर पश्चिमी समाज है उनके संस्कृति और उनके अनुभव को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो यही है हमारा पश्चिम के परे अंतरराष्ट्रीय संबंध का सैद्धांतिकरण। इसके कुछ मुख्य विचार देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो मुख्य विचार आता है वो आता है कि विभिन्न क्षेत्रों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग होती है। यानी कि हर रीजन की हिस्ट्री अलग होती है, हर किसी का कल्चर अलग होता है और हर किसी की जो पॉलिटिक्स है वो अलग होती है। तो इसीलिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए एक ही जो थ्योरी है वो सब पर अप्लाई नहीं हो सकती, सबको अलग अलग दृष्टिकोण से समझने की जरूरी होती है। तो जैसे एक ही साइज की शर्ट सबको दे दे, किसी को टाइट आएगी किसी को लूज आएगी, तो फिट किसे आएगी? किसी को नहीं। तो इसी तरीके से जो हमारा विभिन्न क्षेत्र की जो संस्कृति, जो उसकी राजनीति है वो अलग अलग होती है, यानी कि सबको अलग अलग तरीके से समझना होता है। तो अब हम इसके कुछ वैकल्पिक व्याख्याएं भी देख लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध के कुछ वैकल्पिक दृष्टिकोण इस प्रकार है। तो सबसे पहले जो स्कॉलर्स थे, जो विद्वान थे, उन्होंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिए, जिसमें सबसे पहले आया एशियाई दृष्टिकोण यानी कि एशियन पर्सपेक्टिव, सेकंड आया अफ्रीकी दृष्टिकोण यानी कि अफ्रीकन पर्सपेक्टिव, और थर्ड आया लैटिन अमेरिका दृष्टिकोण यानी कि लैटिन अमेरिकन पर्सपेक्टिव। तो ये जो दृष्टिकोण थे स्टूडेंट, ये वैश्विक राजनीति को स्थानीय अनुभवों और ऐतिहासिक परिस्थितियों के आधार पर समझाते थे। तो आप इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा जो एशिया है वो बोलता है कि कल्चर इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो अफ्रीका है वो बोलता है कि कॉलोनियल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, और जो लैटिन अमेरिका है वो बोलता है कि इनइक्वालिटी
इंपॉर्टेंट है। मतलब कि हर रीजन अपनी अपनी स्टोरी लेकर आता है और इसी तरीके से हमारी वैकल्पिक व्याख्याएं बनती है। यानी कि आईआर को समझना है तो सिर्फ एक एंगल नहीं, मल्टीपल एंगल से आपको उसको देखना पड़ेगा। जैसे इंस्टाग्राम पर सिर्फ फिल्टर लगाकर फोटो देखो तो रियलिटी पता नहीं चलेगी, ओरिजिनल फोटो भी उसकी देखनी पड़ेगी। तो यही था हमारा पश्चिम के परे अंतरराष्ट्रीय संबंध का सैद्धांतिकरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है वैश्विक दक्षिण के परिप्रेक्ष्य क्षेत्रीय सिद्धांत को लेकर। तो अब हम ग्लोबल साउथ के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि पश्चिम के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ग्लोबल साउथ आखिर है क्या। तो वैश्विक दक्षिण से तात्पर्य उन देशों से है जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में स्थित है और अक्सर विकासशील देश माने जाते हैं। यानी कि जो पश्चिमी देश है उनके बिल्कुल अपोजिट ही हमारे वैश्विक दक्षिण के देश है। तो ग्लोबल साउथ का मतलब उन देशों से है जो कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में आते हैं और ज्यादातर ये डेवलपिंग कंट्रीज है। तो स्टूडेंट जैसे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं लेकिन टैलेंट फुल होता है, बस वही है हमारा ग्लोबल साउथ। तो चलिए वैश्विक दक्षिण के दृष्टिकोण की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो आप एक बार समझिएगा ग्लोबल साउथ आखिर है क्या। तो इतना जो आप हिस्सा ये देख रहे हैं जिसमें हमारे अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया, ये जो देश आ रहे हैं, जो हमारा यह हिस्सा आ रहा है, इसको ही हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। तो अब हम वैश्विक दक्षिण के दृष्टिकोण की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो सबसे पहली विशेषता आती है कि यह औपनिवेशिक इतिहास के प्रभाव का अध्ययन करता है। यानी कि इसकी जो कॉलोनियल हिस्ट्री है, गुलामी का असर इनमें हमें देखने को मिलता है। ये जो देश है वे कभी ना कभी गुलाम रहे हैं। सेकंड आता है यह आर्थिक असमानता और विकास के मुद्दों पर ध्यान देता है। यानी कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसके बारे में ये बात करता है। साथ साथ वह वैश्विक शक्ति संरचना की आलोचना करता है, यानी कि डेवलपमेंट चैलेंज भी हमें देता है। तो यही था हमारा वैश्विक दक्षिण के दृष्टिकोण की विशेषताएं। तो अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्रीय सिद्धांत के बारे में। तो विभिन्न क्षेत्रों की अपनी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति होती है, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए क्षेत्रीय सिद्धांत विकसित हुए हैं। तो ग्लोबल साउथ ये सवाल उठाता है कि हमारी प्रॉब्लम्स क्यों इग्नोर की जाती है। तो इसीलिए जो हमारा क्षेत्रीय सिद्धांत उसको लाया जाता है जिसमें कि हर क्षेत्रों की अपनी अपनी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं, जिस कारण उसे अलग अलग तरीके से समझना जरूरी हो जाता है, और यही है हमारा क्षेत्रीय सिद्धांत। तो जैसे टीचर सिर्फ टॉपर्स को इंपॉर्टेंस दे और बाकी स्टूडेंट स्ट्रगल करते रहे, तो इसी तरीके से हमारा जो पश्चिमी देश थे वे ऐसा ही करते हैं। तो ग्लोबल साउथ आईआर को क्या सिखाता है, यानी कि सिखाता है इनइक्वालिटी को समझना चाहिए, पावर इनबैलेंस को देखना चाहिए और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर फोकस करना चाहिए। मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं, रियलिटी भी देखो। तो जो हमारे क्षेत्रीय सिद्धांत हो गए, इसके कुछ उदाहरण है जैसे कि एशियाई अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत, अफ्रीकी राजनीतिक दृष्टिकोण। तो ये कुछ हमारे क्षेत्रीय सिद्धांत है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतरराष्ट्रीय संबंध में स्वदेशी सैद्धांतिकरण को लेकर। तो अब हम आते हैं एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, स्वदेशी सैद्धांतिकरण। तो सबसे पहले आप समझिएगा स्वदेशी सैद्धांतिकरण आखिर है क्या। तो स्वदेशी सैद्धांतिकरण मतलब अपने देश या रीजन के एक्सपीरियंस से थ्योरी बनाना। तो स्वदेशी सैद्धांतिकरण का अर्थ है कि हर देश या क्षेत्र अपने अनुभव और परंपराओं के आधार पर सिद्धांत विकसित करे। तो जैसे एग्जाम में टीचर बोले अपने भाषा में आंसर लिखो, तो जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होगी। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है स्थानीय ज्ञान को महत्व देना, पश्चिमी सिद्धांतों पर अत्यधिक निर्भरता ना रहना। तो आप इसके कुछ उदाहरण देखें, जैसे कि आप भारत में देखें तो भारत में कई विद्वानों ने यह बताया कि जो भारतीय इतिहास है, जो सभ्यगत मूल्य, जो कूटनीतिक परंपराएं है, उनको भी अंतरराष्ट्रीय संबंध में शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि हर देश की अपनी थ्योरी, अपनी कल्चर, अपनी डिप्लोमेसी होती है, तो उनकी जो थ्योरी है वो भी अपनी होनी चाहिए। जैसे कि भारत में भी विद्वान कहते हैं कि आईआर को समझने के लिए इंडियन हिस्ट्री और वैल्यूज को इंक्लूड करना चाहिए। तो जैसे हम जुगाड़ से प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, ये भी एक प्रैक्टिकल थ्योरी इसी तरीके की मानी जाती है। तो यही था इसका उदाहरण। अब हम इसके कुछ महत्व के बारे में बात कर लेते हैं, इंपोर्टेंस के बारे में। तो यह अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन को अधिक विविध और व्यापक बनाता है, यानी कि यह डाइवर्सिटी को बढ़ाता है, नए आइडियाज लाता है और वेस्ट पर डिपेंडेंसी को खत्म करता है। तो यह विभिन्न संस्कृति और समाजों के अनुभव को समझने में भी हमारी मदद करता है।
मतलब कि हर कंट्री अपनी स्टोरी खुद लिखे, ये इसका सबसे बड़ा महत्व है। तो स्टूडेंट यहां पर आप एक कनेक्शन समझिएगा, जो हमारा ग्लोबल साउथ है वो प्रॉब्लम दिखाता है, लेकिन जो हमारा एक तरीके से स्वदेशी सिद्धांत है वो सॉल्यूशन देता है। तो जैसे स्टूडेंट बोले मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये प्रॉब्लम हो गई, फिर खुद नोट्स बनाकर समझ ले तो ये सॉल्यूशन हो गया। तो इसी तरीके से हमारा स्वदेशी सिद्धांत है। तो यही था हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंध में स्वदेशी सैद्धांतिकरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध का अध्ययन है वो लंबे समय तक यूरो केंद्रित दृष्टिकोण से प्रभावित रहा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो जो आधुनिक विद्वान आए उन्होंने इसकी आलोचना करी और फिर उन्होंने वैश्विक दक्षिण और स्वदेशी सिद्धांतों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संबंध को और ज्यादा व्यापक और बड़ा बना दिया। तो स्टूडेंट पूरा चैप्टर 6 हमें यही सिखाता है कि आईआर जो था वो पहले यूरो केंद्रिक था, अब ग्लोबल बन रहा है और हर रीजन की जो आवाज है वो इंपॉर्टेंट है। तो भविष्य में अंतरराष्ट्रीय संबंध का अध्ययन विभिन्न क्षेत्रों के अनुभव को शामिल करके और अधिक समृद्ध हो सकता है। यानी कि दुनिया को समझना है तो सिर्फ एक नजरिया नहीं, हर नजरिया हमें देखना होगा। जब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की आवाज जुड़ती है तभी हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट बनता है। तो आप एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझ लीजिएगा, जैसे पिज्जा में सिर्फ चीज हो, टॉपिंग ना हो तो मजा नहीं आएगा, वैसे ही आईआर में डाइवर्सिटी होना भी जरूरी है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। और इसी के साथ ही हमारा यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 2 में केवल 6 चैप्टर थे जो कि मैंने आपको बता दिए। तो ये थी हमारी सेकंड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।